हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए क्योंकि ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम से। लास्ट सेशन में मैंने यूपीएससी के 2 PYQs दिए थे आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। दोनों 19 के पेपर में पूछे हुए हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है और जितने लोगों ने भी इसको सॉल्व किया सबने इसका सही आंसर दिया। वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। Anna was born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 4 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. तो आपको निकालना है at what age did Anna's father get married. क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में? एक लड़की है एना जो कि अपने माता पिता की शादी के 4 साल के बाद जन्म लेती है। तो पहले इसको एक थोड़ा सा हम टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। ये है एना के मदर और फादर, ठीक है, और इनकी यहाँ पे शादी हो गई। ठीक, 4 साल के बाद एना का जन्म होता है, ठीक है, और एना की इस टाइम एज कितनी है? 13 साल है, ठीक है, लिखा हुआ है एना इस वक्त 13 साल की है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई करंट सिचुएशन। इस वक्त एना 13 साल की है। अब क्या दिया हुआ है? और हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, यानी कि उसकी मम्मी उसके पापा से 3 साल छोटी है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, फादर माइनस ऑफ मदर इज इक्वल्स टू 3 years, ठीक। और लिखा हुआ है एंड 24 years ओल्डर देन एना हु इज 13 years ओल्ड। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? जो एना की माता है वो 24 साल बड़ी है एना से, जो कि इस वक्त 13 साल की है। अच्छा, ये बताओ इस स्टेटमेंट को क्या मैं मैथमेटिकली किसी फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर एना की मदर की एज को मैं m से डिनोट कर रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ m इज इक्वल्स टू 24 प्लस ऑफ एनाज एज, जो अभी एना की एज है। और एना की इस वक्त की एज क्या बोली जा रही है? 13 साल। इसको भी मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, 24 प्लस ऑफ 13। तो यहाँ से अभी जबकि एना 13 साल की है तो उसकी माता की एज क्या हो जाएगी? 37 ईयर्स, ठीक। अच्छा, इस सिचुएशन में जब एना 13 साल की है तो उसकी मदर की एज हो जाएगी 37 ईयर्स। और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, यानी कि उसकी मदर जो है वो उसके फादर से 3 साल छोटी है। तो इसका मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी? या फिर इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, यहां से फादर की एज क्या आ जाएगी? फादर इज इक्वल्स टू m प्लस ऑफ 3। मदर की एज है 37 प्लस ऑफ 3, यानी कि फादर की इस वक्त एज है 40 years, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रॉब्लम में, ये जरा देखते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है कि आप निकालिए एट व्हाट एज डिड एनास फादर गेट मैरिड। अच्छा, ये करंट सिचुएशन है जहां पे एना की एज है 13 साल, उसकी मदर की एज है 37 ईयर्स और उसके फादर की एज है 40 ईयर्स। हमें यहां से यहां पहुंचना है,
जब उसके मदर फादर की शादी हुई थी तब। ये है फादर की एज 40 इयर्स। अच्छा ये बताओ कितने साल का डिफरेंस आया है यहाँ पे? ये 13 प्लस 4। और कोई डिफरेंस आया है क्या? नहीं, बस इन्हीं दोनों को ऐड कर दो। 13 प्लस ऑफ 4 कितना हो गया? 17 इयर्स। यानी कि अगर हम इस करंट एज में से 17 को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके फादर की किस एज में शादी हुई थी। बस उसी को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। 40 माइनस ऑफ 17 इज इक्वल्स टू 23 ईयर्स। राइट आंसर इज डी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। In 2002, Meenu's age was 1/3 of the age of Meera. ठीक है? Whereas in 2010, Meenu's age was half the age of Meera. तो आपका निकालना है what is Meenu's year of birth. यानी कि आपको मीनू किस सन में पैदा हुई ये निकालना है। ठीक है? तो अगर हम किसी स्पेसिफिक ईयर में मीनू की एज निकाल लें तो ये बताओ क्या हमें मीनू के ईयर ऑफ बर्थ नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। सिंपली पहले हम ये निकालते हैं कि 2002 में मीनू की एज कितनी थी। ठीक, कैसे निकालोगे? 2002 का एक सिनेरियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिंपली ये है मीनू और ये है मीरा। ठीक, क्या दिया हुआ है? मीनूज एज वॉज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, यानी कि ये 1/3 है तो ये 1 है। अच्छा ये बताओ क्या रेशियो में फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउड होती हैं? कभी कोई रेशियो देखा है फ्रैक्शनल फॉर्म में? नहीं देखा है, क्योंकि रेशियो में आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज को सबसे पहले हटाना होता है। कैसे हटाओगे? सिंपली यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ 1/1 ही है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 3। उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? इंटू 3 इंटू 3। यही तरीका होता है करने का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए और उससे न्यूमरेटर को कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक, हर का एलसीएम लेके उसको अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या रेशियो आ गया? 1:3। 1:3 रेशियो हो गया मीनू और मीरा की एज का 2002 में। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन 2010 मीनूज एज वॉज हाफ द एज ऑफ मीरा। 2010 का क्या सिनेरियो दिया हुआ है? 2010 में मीनू की जो एज है वो आधी है मीरा की एज की। ठीक, सेम चीज। क्या फ्रैक्शन वैल्यूज अलाउड होती हैं रेशियो में? बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं। तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक, एलसीएम यहां से आ गया 2, एलसीएम 2 आ गया, न्यूमरेटर को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कैंसिल, 1:2 आ गया। अच्छा, दो रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, अब बीच का टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं क्या? 2010 से 2002 के बीच में कितने साल का अंतर आया? 8 साल का। यानी मीनू की एज भी 8 साल से बढ़ेगी और मीरा की एज भी 8 साल से बढ़ेगी। ठीक, अच्छा ये बताओ दो रेशियो है, एक इंटरमीडिएट या फिर एब्सोल्यूट या फिर बीच की क्वांटिटी या फिर बढ़ने वाली क्वांटिटी, घटने वाली क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जब दी गई हो तो हम क्या लगा सकते हैं? पिछले 2 सेशन से हम इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। क्रॉस अप्रोच लगा लेंगे तो सिंपली हम यहाँ क्रॉस अप्रोच लगा दें। क्रॉस अप्रोच के लिए क्या करते हैं? एलएचएस पार्ट के लिए अगर ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, एलएचएस के लिए फर्स्ट और थर्ड में हम लगा देते हैं क्रॉस। क्या हो जाएगा? 3 - 2 इज इक्वल्स टू। आरएचएस के लिए क्या करते हैं? क्रॉस अप्लाई करते हैं बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस अप्लाई करके देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है। 8 इंटू 2 - 1। क्रॉस लगाने का तरीका क्या बताया था मैंने?
साइन नहीं देखना है कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है, बस इतना सा याद रखिए, हमेशा छोटी वाली संख्या को बड़ी संख्या में से घटा देना। तो 1:= क्या आ जाएगा 8। अच्छा, ये 2002 में अब ये जो रेशियो बन गया है मीनू और मीरा की एज का, हमें निकालना क्या है, मीनू की एज निकालनी है। तो मीनू की एज 2002 में कितनी है 1 क्या बताया था मैंने, ये जो भी रेशियो की 1 की वैल्यू निकालो ना, उसको हमेशा पहले प्राइमरी या फिर इनिशियल रेशियो में रखोगे, कभी भी इस वाले में नहीं रखोगे। ठीक, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 है, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू है 8, यानी 1 × 8 यानी हो जाएगी 8 साल। अगर 2002 में मीनू की एज 8 साल है तो उसका ईयर ऑफ बर्थ कैसे निकालोगे, सिंपली 2002 में से 8 को माइनस कर दो, 2002 -8, इससे क्या मिल जाएगा, मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ गया 1994। व्हाट इज द आंसर, बी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एनी डाउट्स, ओके चलो, अब प्रॉब्लम्स ऑन एज आपकी यहीं पे खत्म होती हैं। अभी तक के यूपीएससी ने आपसे जितने पैटर्न के क्वेश्चन पूछे थे हमने वो सारे कवर कर लिए और सभी बहुत आसान थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए मैं एक बात बोल दूं, प्रपोर्शन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा नहीं गया है अभी तक की ज्यादा, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में 5-10 मिनट का टाइम लेकर के बस डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 5-10 मिनट को इसे एज अ स्टोरी सुन लो बस। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगी भी नहीं, सिंपली प्रपोर्शन सुन लो होता क्या है। देखो, क्योंकि ये सारी चीजें ना अगर बुक में पढ़ने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में मिलने वाली है। देखो, प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने रेशियो की स्टार्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था, पहली लाइन प्रपोर्शन के बारे में बताई थी, रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इज नोन एज प्रपोर्शन। ठीक, यानी कि इसको मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, A:B इज इन प्रपोर्शन टू C:D। ठीक है, ये होता है प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन। ठीक, और साथ में फोर्थ प्रपोर्शन भी होता है। ठीक है, ये 4 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। अगर मैं फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन की बात करूं तो ये डिफाइन होता है 2 नंबर्स के लिए और फोर्थ प्रपोर्शन डिफाइन होता है 3 नंबरों के लिए। ठीक, अब सबसे पहले फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन हम निकालने का ट्राई करते हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट मैं बनाती हूँ, मान लेते हैं कोई 2 नंबर है ए बी और उसका आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन। तो कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला बुक्स में देखा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता देती हूँ। देखो, ये जनरल फॉर्म है प्रपोर्शन की, सबसे पहले इसे लिख लो, A:B इन प्रपोर्शन टू C:D। ठीक, अब देखो फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, फर्स्ट यानी कि पहला प्रपोर्शन, तो उसे हम कहा और किन 2 नंबर्स के लिए निकालना है, ए बी के लिए। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले फर्स्ट प्रपोर्शन लिख लूं, यहां मैंने लिख दिया पहली जगह पे फर्स्ट प्रपोर्शन, और किन 2 नंबर्स के लिए निकालना है, ए बी के लिए। तो पहले नंबर को मैं 2 बार लिख दूंगी, ए इन प्रपोर्शन टू ए इज टू, और दूसरा नंबर क्या है, बी, बी लिख दूंगी। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए बाई बी, यानी कि फर्स्ट प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, A² बाई बी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक, क्या है ये, फर्स्ट प्रपोर्शन है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, मिड प्रपोर्शन। एक चीज बता दूं,
सेकेंड प्रपोर्शन जैसा कोई टर्म नहीं होता है। कई जगह पे आपको मिलेगा सेकेंड प्रपोर्शन, लेकिन सेकेंड प्रपोर्शन जैसा कोई टर्म नहीं होता है। एग्जैक्टली आप उसको हमेशा बोलेंगे मिड प्रपोर्शन। ठीक, तो मिड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? ये पैटर्न है, इस पैटर्न को लिख लो सबसे पहले। A is to B is to C is to D। ये बार बार क्यों लिख रही हूँ, पता है क्यों लिख रही हूँ? ताकि वैल्यूज रखने में आपको दिक्कत ना हो। और क्या मिड प्रपोर्शन कितने नंबर्स के लिए वैलिड होता है? मैंने बताया 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, यानी A और B के लिए निकालना है आपको मिड प्रपोर्शन। अच्छा, मिड प्रपोर्शन है तो ये बताओ उसको कहीं मिडिल में आना चाहिए, तो सबसे पहले इन 2 नंबर्स को बाउंड्री पे लिख दो, A B। मिड प्रपोर्शन है यानी बीच में रख देते हैं, इसको बीच में रख दिया, 2 2। ठीक, क्या आ गया? A बाय मिड प्रपोर्शन इज इक्वल्स टू मिड प्रपोर्शन बाय B। यहां से मिड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ AB। ठीक, अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, अगर मान लो कहीं किसी एग्जाम में, मान लो किसी स्टेट एग्जाम में ही इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, तो आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, अभी जो थर्ड फोर्थ का बताऊंगी, फॉर्मूला याद है देन इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये पैटर्न तो हमेशा याद रहेगा। पैटर्न लिखने का अगर याद है तो आप तुरंत आधे मिनट के अंदर उसको लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये हो गया मिड प्रपोर्शन। अब आते हैं थर्ड प्रपोर्शन पे। थर्ड प्रपोर्शन वैलिड होता है 2 नंबर्स के लिए, बताया ही है मैंने, 2 नंबर्स के लिए होता है। वो 2 नंबर्स मान लो A B हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले मैं लिखूं, A is to B is in proportion to C is to D। अच्छा, ये बताओ फर्स्ट पोजीशन पे मैं नंबर को एक वैल्यू रख चुकी हूँ, सेकेंड पोजीशन पे भी रख चुकी हूँ, थर्ड पोजीशन पे भी रख चुकी हूँ। अब खाली पोजीशन कौन सी बची? आखिरी। आखिरी से स्टार्ट कर दो, यहाँ रख दो थर्ड प्रपोर्शन। और ये थर्ड प्रपोर्शन है, इट इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन में मैंने क्या बोला था? फर्स्ट प्रपोर्शन रखो, फिर ये जो पहला नंबर है उसको 2 बार लिख दो और फिर लिख दो दूसरे नंबर को। ये थर्ड प्रपोर्शन में क्या करोगे? दूसरे नंबर को लिख दो 2 बार। ठीक है, और कैसे करोगे? पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे रख देंगे B B और फिर रख देंगे A। ठीक, क्या आ गया? A बाई B इज इक्वल्स टू B बाई 3। इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि मैं ये कैसे लिख दे रही हूँ? अगर लिखा हुआ है A is to B is in proportion to C is to D, तो आप इसको लिख सकते हो A बाई B इज इक्वल्स टू C बाई D। ठीक, सिंपली यहां से थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? B स्क्वायर बाई A। ये हो गया आपका प्रपोर्शंस। अगला क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? फोर्थ प्रपोर्शन सबसे आसान होता है, मैंने बताया कि बाकी तीनों जो है वो 2 नंबर्स के लिए वैलिड होते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन हमेशा 3 नंबरों के लिए वैलिड होता है। तो फोर्थ प्रपोर्शन मान लेते हैं कि 3 नंबर A B C का आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। कैसे निकालोगे? जनरल फॉर्म पहले लिखते हैं, A is to B is in proportion to C is to D। ठीक, D की जगह पर रख दो फोर्थ प्रपोर्शन और तीनों नंबर को एज इट इज रहने दो। क्या आ गया? A बाई B इज इक्वल्स टू C बाई 4। फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई? BC बाई A। बस यही है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एक एज अ रिकॉर्ड ये चीज पड़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा। प्रपोर्शन की अगर बात करें तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट टाइप ही इस पे क्वेश्चंस जहां भी आते हैं वो आते हैं, बट ये आपके सिलेबस में है इसलिए एक बार इस पर नजर डाल लेनी चाहिए। ठीक, चलो अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। 2-3 प्रॉब्लम इस पे डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे पार्टनरशिप पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 12। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 2 नंबर्स के लिए अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मान लो ये A है ये B है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? B स्क्वायर बाई A। बस वैल्यू रख दो, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया? 16। व्हाट इज द आंसर? B। क्लियर? कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड।
अब निकालिए थर्ड प्रपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का। मान लो ये ए है, ये बी है, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता है ना, बी स्क्वायर बाई ए। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। बी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दे रही हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इस होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आपको पता होगी। इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में। बस इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। क्या आ गया? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। व्हाट इज द आंसर? डी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 को आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप होमवर्क प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट कंप्लीटेड। चलो, अब हम इससे पहले कि पार्टनरशिप पे आए, मैं एक बात बता दूं, पार्टनरशिप पे 2002 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसलिए पार्टनरशिप को भी कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप पे आने से पहले एक काम करिए, आप एक क्वेश्चन एवरेज का करिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 39। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके की प्रॉब्लम्स कराई हुई है मैंने आपको, इसमें कुछ नहीं है। देखो, नया पढ़ते जाना इज अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन पुराना साथ में भूलते जाना ये बुरी बात है। इसलिए पुराना भूलना नहीं है। एवरेज करा चुकी हूँ, इसको आप लीजिए एज अ रिवीजन प्रॉब्लम। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर और उस प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब हम आते हैं पार्टनरशिप पे। देखो, पार्टनरशिप पे आपके पेपर में कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कवर कर लेते हैं इसको 5-10 मिनट का टाइम देके। देखो, आप ही बताएंगे। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, मान लो कोई दो दोस्त हैं ए और बी। ठीक, दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने मान लो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है, मान लो ए ने लगा दिया 500 रुपए और बी ने लगा दिया 300 रुपए। ठीक है, और इन दोनों ने 1 साल तक की दोनों ने इन्वेस्ट किया। तो ये बताओ, साल के अंत में, यानी कि 1 साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, मुनाफा होगा, उसका ए और बी के बीच में किस किस रेशियो में बांटा जाएगा? उसका रेशियो क्या होगा? सबको पता चल गया, 5:3। ठीक है, अच्छा, कैसे आया 5:3? देखो, सिंपल सी बात है, जितना इन्वेस्ट करेगा आदमी और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करोगे। कैसे आएगा प्रॉफिट? सिंपल, प्रॉफिट का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी कि कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 500 इंटू 1 इन रेशियो टू 300 इंटू 1। कितना रेशियो आ गया प्रॉफिट का? 5:3। सिंपल एक ये फॉर्मूला याद रखना कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। ये चीज जो चलो आपने बता दी कि ए और बी ने मान लो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब मैं कह रही हूं ए और बी, ठीक है, वही दो दोस्त हैं। एक ने 500 रुपए लगाया, एक ने 300 रुपए लगाया। ठीक, ए ने क्या किया? ए ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो 2 साल के बाद प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों के बीच में
क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट को इन दोनों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाएगा, बताइए। सिंपल, ये फॉर्मूला पता चल गया है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ऐसे ही कर लो, 500 गुणे 1 इन रेशियो टू 300 इंटू 2। ये याद रखना। देखो टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, और देखो टाइम में बस एक चीज ध्यान दे लेना, एक चीज ध्यान दे लोगे तो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम जहां भी पूछी जाएंगी सही हो जाएंगी। यूनिट हमेशा बराबर कर लेना, ये मत करना कि यहाँ मान लो 1 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 महीने, ठीक, और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो निकाल के बहुत अच्छे से सॉल्व करके रख दिया, तो वहां पे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बस एक लौती चीज जो पार्टनरशिप में ध्यान देने वाली ये होती है कि जब भी आप प्रॉफिट का रेशियो निकालिए, हमेशा ये जो ईयर वाला यूनिट है ना, उसको हमेशा सेम कर लिया करिए, ठीक है। या तो ईयर में कर लो, मंथ में कर लो, जिसमें भी दिया हो, ठीक। तो यहाँ पे 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 5:6। क्लियर? आई विश सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अच्छा, अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना, तो आज आपने पार्टनरशिप का कंसेप्ट तो पढ़ लिया। अब आप एक काम करिए, इस प्रॉब्लम को तो खैर मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। प्रॉब्लम नंबर 1 को आप लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 2 को, जो आपके 2002 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। तो मैंने आपको कौन कौन सी होमवर्क प्रॉब्लम दे दी, एक ये है होमवर्क प्रॉब्लम आपके 2002 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम पार्टनरशिप की, एक ये मैंने आपको दी है प्रपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3 एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, और एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको एज अ रिवीजन, ये प्रॉब्लम नंबर 39, ठीक है। इन सबको आप सॉल्व कीजिएगा, इन तीनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। बाकी की चीजें, हाँ एक चीज और, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो, जो भी मैं यहाँ सीसैट की क्लासेस ले रही हूँ, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।